क्षेत्र के गवर्नर ओलेह किपर का अब कहना है कि शहर पर रूसी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में 10 लोग घायल हो गए। उनमें से 7 लोगों का आज भी इलाज चल रहा है। यूक्रेन के दक्षिणी ऑपरेशनल कमांड के प्रवक्ता नतालिया हुमेन्युक ने कहा, रूसी सेना ने डबल टैप रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें पहले उत्तरदाताओं को घायल करने या मारने के उद्देश्य से पहली मिसाइल के तुरंत बाद दूसरी मिसाइल से हमला किया गया। श्री किपर ने कहा कि पैलेस ऑफ स्पोर्ट्स के साथ साथ लगभग 300 अपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गए। यूक्रेन को IMF से अधिक फंडिंग मिलती है। देश के प्रधानमंत्री के अनुसार यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लगभग 700 M प्राप्त हुआ है। टेलीग्राम पर लिखते हुए डेनिस शिमहल ने कहा कि यह फंडिंग एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के वित्त पोषण कार्यक्रम से वित्तीय सहायता का तीसरा चरण था। उन्होंने कहा, यह धनराशि प्राथमिकता वाले बजट व्यय को कवर करने और मैक्रो वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगी। यूक्रेन भागीदारों के प्रति अपने दायित्वों को सफलतापूर्वक पूरा करना जारी रखता है। कीव पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 12.3 बिलियन तक पहुंच प्रदान करने वाले यूक्रेन के EFF समझौते को शुरुआत में पिछले साल 31 मार्च को मंजूरी दी गई थी। साझेदारों ने यूक्रेन को 2027 तक 96 बिलियन पाउंड और देने का वादा किया है। 2024 में IMF से 4.3 बिलियन पाउंड मिलने की उम्मीद है। MOD का कहना है कि रूस अपने उत्तर पश्चिम में सेना का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने अपने दैनिक अपडेट में कहा है कि रूस देश के उत्तर पश्चिम में अपनी सेना का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। इसकी अधिकांश सेनाएं यूक्रेन में युद्ध के लिए समर्पित हैं। इसमें कहा गया है कि मॉस्को को लगभग निश्चित रूप से यह तय करना होगा कि क्या 44वीं सेना कोर जैसी नई इकाइयां उस स्थान पर रहेंगी या उन्हें वहां युद्ध शक्ति बनाए रखने के लिए यूक्रेन भेजा जाएगा। नाटो अपनी सीमाओं के पास रूसी मिसाइलों को मार गिराने पर विचार कर रहा है। पोलिश समाचार आउटलेट RMF24 की एक रिपोर्ट के अनुसार नाटो अपनी सीमाओं के बहुत करीब आने वाली रूसी मिसाइलों को मार गिराने पर विचार कर रहा है। रविवार को यूक्रेन पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले के दौरान पोलैंड को अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए लड़ाकू विमानों को उतारना पड़ा। इस दौरान एक मिसाइल 39 सेकंड के लिए पोलैंड के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गई। पोलैंड के उप विदेश मंत्री आंद्रेज सजेना ने RMF24 को बताया, रूस जानता था कि अगर मिसाइल पोलैंड में आगे बढ़ी तो उसे मार गिराया जाएगा। जवाबी हमला होगा। नाटो के भीतर विभिन्न अवधारणाओं का विश्लेषण किया जा रहा है, जिसमें ऐसी मिसाइलों को तब मार गिराना भी शामिल है जब वे नाटो सीमा के बहुत करीब हों। उन्होंने कहा कि इसके लिए यूक्रेनी मंजूरी की आवश्यकता होगी। यह पहली बार नहीं है कि यूक्रेनी संघर्ष की कोई मिसाइल पोलैंड के हवाई क्षेत्र में भटक गई है। पिछले साल 29 दिसंबर को एक रूसी मिसाइल ने पोलिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, जिससे देश की सुरक्षा हाई अलर्ट पर आ गई। और 15 नवंबर 2022 को एक मिसाइल ने पोलैंड में उड़ान भरी, जिसमें 2 नागरिकों की मौत हो गई। बाद में यह एक रूसी मिसाइल को रोकने के लिए लॉन्च किया गया एक भटका हुआ यूक्रेनी प्रोजेक्टाइल निकला। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल हमले को लेकर किर्गिस्तान में जन्मा व्यक्ति अदालत में। रूसी राज्य समाचार एजेंसी RIA की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल हमले में 8वें संदिग्ध को हिरासत में भेज दिया गया है। अलीशेर कासिमोव पर हमले को अंजाम देने के आरोपी 4 ताजिक लोगों को आवास उपलब्ध कराने का आरोप है, जिसमें कम से कम 139 लोग मारे गए थे। कासिमोव का जन्म किर्गिस्तान में हुआ था। 4 मुख्य संदिग्धों के ताजिकिस्तान से होने के बावजूद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस नरसंहार का दोष यूक्रेन पर मढ़ने की कोशिश की है। क्रेमलिन ने आज यह भी कहा कि हमले की जांच जारी है और मौतों के बारे में घमंड करने वालों को बदमाश बताया। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि टिप्पणियां किसको लक्षित करके की गई थी। यूक्रेन के तेजी से बढ़ते हथियार उद्योग के पीछे निजी कारखाने हैं। यूक्रेन के युद्ध प्रयासों के पीछे एक बड़ा कारक इसका तेजी से बढ़ता रक्षा उद्योग है। एसोसिएटेड प्रेस (AP) के अनुसार
यूक्रेनी सरकार ने 2024 में घर पर हथियार खरीदने और विकसित करने के लिए लगभग 1.1 बिलियन के बराबर बजट रखा, रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण से पहले की तुलना में 20 गुना अधिक। पूर्व कीव जहाज को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा रहा था। अब हम उस जहाज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिस पर यूक्रेनी बलों ने कहा है कि उन्होंने आज सुबह मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेनी नौसेना के प्रवक्ता दिमित्रो प्लेटेंचुक ने कहा कि कॉन्स्टेंटिन ओलशांस्की पोत का नवीनीकरण किया गया था और इसे यूक्रेन के खिलाफ उपयोग के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने कहा, यही कारण है कि इस पर नेपच्यून एंटीशिप मिसाइल से हमला करने का निर्णय लिया गया। लगभग 1 दशक हो गया है जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा करते हुए जहाज को जब्त कर लिया था। मार्च 2014 की नीचे दी गई तस्वीर में रूसी सेना द्वारा नाकाबंदी के बाद उसके यूक्रेनी चालक दल को जहाज छोड़ते हुए दिखाया गया है। यूक्रेन अभी भी कई 100 मील की काला सागर तटरेखा को नियंत्रित करता है, लेकिन उसके पास कोई बड़ा युद्धपोत नहीं है। लेकिन इसने मिसाइलों और समुद्री ड्रोनों का उपयोग करके रूस के काला सागर बेड़े पर कई हमले किए हैं। रविवार को कीव ने क्रीमिया में 2 अन्य रूसी लैंडिंग जहाजों पर हमले की जिम्मेदारी ली।